हेलो एवरीवन। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है और हम आज पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में तो मेरे को ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं कि हम क्या पढ़ेंगे, बहुत बाकी तब समझदारी हो। तो हम बता देते हैं कि इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे क्या, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद डिटेल में थोड़ा जानेंगे और डायग्रामिक व्यू के साथ जानेंगे। डायग्रामिक व्यू आपको जरूरी इसलिए है क्योंकि जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे डायग्राम तो आता ही है, 5 नंबर का डायग्राम एक आता ही, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का है, पर आता है। तो अगर आपको डायग्राम आ जाता है उसमें फिर आपको पॉइंट शो करना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, तभी तो आपको 5 नंबर मिलेगा ना, नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। तो इसीलिए मैंने जो है पूरे चैप्टर को डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। पर पहले जो है हम डायग्राम के बारे में नहीं जानेंगे, पहले जो है थोड़ा पार्ट हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद डायग्राम में जाएंगे ताकि जो है आपको क्लियर अच्छे से हो जाए। पर डायग्राम पूरा अच्छे से क्लियर होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी बात ये करते हैं कि हमने ना बीच बीच में गोल्डन की पॉइंट्स की बात की है, उसमें बहुत सारा पॉइंट है जिसमें के बारे में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि आपको कोई टर्म है, लिबरेशन, सेमिनेशन है, इजाकुलेशन, इंसेमिनेशन, तो ये सारे वर्ड आपको सिमिलर लगेंगे कि एक जैसे लगेंगे, पर एक्चुअली ये सारे के सारे अलग अलग फंक्शन है ना। तो अलग अलग डेफिनेशन है सारे के सारे के। तो अगर आप उसमें अगर हल्का सा आप मिस्टेक करोगे तो आप समझो तो एक नंबर जो आप छोड़ दोगे। और नीट में भी ये क्वेश्चन ऐसे में ट्विस्टेड आते हैं, तो अगर आपको वहाँ नीट में अगर आप छोड़ते हो समझो तो 5 नंबर जाता है, बोर्ड एग्जाम में चले जाएगा तो 1 नंबर चला जाएगा। तो 1 नंबर की भी बहुत कीमत होती है, आपको सबको ही पता है कि नहीं। अगर आप फेल हो जाते हो तो 32 नंबर आ गया, मान लो फेल हो गया, तो आप 1 नंबर की कीमत तब पता चलती है। तो आप एक भी नंबर ना छोड़ो, इसलिए आप थोड़ा आराम से देखना है ना, कहीं भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है भाई, बस कॉन्सेंट्रेट करना एक ही चीज में। बाकी मुझे ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलो बने रहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर के साथ, और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो सेल के बीच ये एक गैप प्रेजेंट होता है, उस स्पेस को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। जहाँ पर क्या कंटेन होता है, कहते हैं लीडिंग सेल्स कंटेन करके रखता है, जहाँ जो कि एंड्रोजन्स को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? यह गोल्डन की पॉइंट थी, बहुत, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसमें कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपको याद रहने ही चाहिए। पहला है सेमिनेशन। सेमिनेशन का मतलब क्या है? लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। जब टेस्टिस से जो स्पर्म लिबरेट करता है उस प्रोसेस को कहते हैं सेमिनेशन। टेस्टिस से स्पर्म जब लिबरेट करता है ना, उस प्रोसेस को कहते हैं सेमिनेशन। और जब, है ना, और ये जो लिबरेट हुआ स्पर्म है वो अगर मेल बॉडी से ट्रांसफर होके फीमेल बॉडी, सॉरी, ये लिबरेट होके स्पर्म मेल बॉडी से बाहर अगर लिबरेट कर जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं इजाकुलेशन। मतलब कि स्पर्म जो है लिबरेट हो रहा है बॉडी से, मेल बॉडी से बाहर आ रहा है, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं इजाकुलेशन। और वही स्पर्म अगर मेल बॉडी से बाहर आकर के फीमेल बॉडी के वेजाइना पे इंटर करता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं इंसेमिनेशन। तो ये आपको तीनों कंफ्यूज करेंगे, एक सेमिनेशन क्या है, इंसेमिनेशन क्या है और इजाकुलेशन क्या है। तो सेमिनेशन आपको याद रखना है कि स्पर्म का निकलना, इजाकुलेशन मतलब कि क्या है, स्पर्म का बॉडी से बाहर निकलना, और इंसेमिनेशन का मतलब है कि स्पर्म का बॉडी, मेल बॉडी से निकलकर फीमेल बॉडी के वेजाइना पे इंटर करना। क्लियर है? हमें एक चीज पता है कि जो स्पर्म होता है बहुत सारे मिलियन ऑफ स्पर्म निकलते हैं। अगर हम बात करें एक 1 ml ऑफ सीमेन में के 1 ml ऑफ सीमेन में कितना था, 20 to 120 मिलियन ऑफ स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। सोच सकते हो कितना ज्यादा स्पर्म प्रेजेंट है। पर मैटिंग करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ एक स्पर्म चाहिए और एक वर्म चाहिए, है ना, तभी तो मैटिंग करते हैं ना। फिर बात करते हैं, तो लीडिंग सेल मैच्योर एट 10 ईयर्स ऑफ एज। जो लीडिंग सेल होती है वो 10 ईयर के एज पर ही मैच्योर हो जाती है, जो कि किसका फॉर्मेशन करती है, तो ये एंड्रोजन का फॉर्मेशन करती है। क्लियर है आपको? फिर बात करते हैं, तो ये 65 to 74 डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द साइकिल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन बीइंग। स्पर्मेटोजेनेसिस का साइकिल कंप्लीट होने के लिए कम से कम 64 to 74 डेज का रिक्वायरमेंट होना ही चाहिए। तो अब ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको करना है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस अकर्स इन। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस किस वे होता है? पहला है रेड टेस्टिस, दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तीसरा है स्पेचुला टेस्टिस, या फिर चौथा मेंडिस्टेरियम टेस्टिस। देखो,
अभी तक हमने सिर्फ दो इसी की बात की है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तक ही देखा है। अगर आपको याद हो, अगर चैप्टर अभी तक आपने अगर अच्छे से देखा हो तो आप आंसर बता दोगे कि आंसर जो है ये सेकंड है, क्योंकि हमने इसके बारे में अभी तक जिक्र भी नहीं किया है। क्लियर है। दूसरा है एक्रोसोम फॉर्मेशन इन स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन विच स्टेज, कौन से स्टेज में हमें स्पर्मेटोजेनेसिस देखने को मिला था? फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, सेकेंड म्यूटिक डिवीजन, ग्रोथ फेज, या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस, सॉरी स्पर्मियोजेनेसिस। थोड़ा टाइम देता हूँ आपको, 20 सेकेंड के, 20 सेकेंड के अंदर आपको इसका आंसर आपको याद करना है। अब ठीक है, 20 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से इसका आंसर आप खुद बताओ। टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा आपको अगर आपने अभी तक कमेंट कर दिया है तो अच्छी बात है, पर अगर आपने नहीं किया तो इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका आंसर होगा स्पर्मियोजेनेसिस। अगर अभी तक आपने अच्छे से देखा है तो आप इसका आंसर समझ गए होंगे। लास्ट है 10 oogonia yields 10 प्राइमरी oocytes। देखो ये जो है ना, ये आपको तब आपको कंप्लीट होगा जब मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कराऊंगा। एक्चुअली मैं बता देता हूँ इसका आंसर। देखिए एक oogonia में ना एक प्राइमरी oocyte बनता है, तो 10 oogonia में कितने बनेंगे? 10 प्राइमरी oocyte ही बनेंगे। तो अगर 10 प्राइमरी oocyte बनेंगे तो कितने जो है कितने oogenesis होगा, तो 10 oogenesis का प्रोसेस होगा, मतलब है ना। तो इसका आंसर जो है वो 10 होगा, मतलब ये ये 2 है ना। एक्चुअली ये मैं कभी बताऊंगा, पर यहाँ क्वेश्चन मैंने दे दिया है तो इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया है। ओके, अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ ये भी बहुत ही मजेदार है ना। तो देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिस तरह पहले हमने देखा क्या कुछ कुछ बारे में, उसके बाद किया, फिर हमने उसके डायग्राम पे देखा। अब उसमें भी फीमेल में भी उसी तरह करेंगे, पहले कुछ जान लेंगे फिर जाएंगे डायग्राम की ओर। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है क्या कि इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है। तो इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि ओवेरीज होते हैं। कितने ओवेरीज होंगे? पेयर्ड ओवेरीज होगा, मतलब 2 ओवेरीज होगा। दूसरा क्या, फेलोपियन ट्यूब होता है प्रेजेंट, यूटेरस होता है, सर्विक्स होता है, वेजाइना भी होता है, और एक्सटर्नल जेनिटिलिया होते हैं। लेकिन आपको एक चीज मिसिंग दिख रहा होगा, कौन सा? एसेसरी ग्लैंड, सॉरी एसेसरी डक्ट, ये जो है इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया इसमें भी है, उसमें भी था, टेस्टिस था उसमें, यहाँ पर क्या है? ओवेरीज है ना। अब बात करते हैं इसके अलावा, है ना, इसके अलावा फीमेल बॉडी में भी एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। उस ग्लैंड का नाम है ममेरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड जो है ये भी एक तरह से जो है सपोर्ट प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरली या फिर फंक्शनली। कब सपोर्ट प्रोवाइड करती है? तो ओव्यूलेशन के टाइम सपोर्ट प्रोवाइड करती है, फर्टिलाइजेशन के भी टाइम सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और प्रेगनेंसी में भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है, बर्थ के टाइम भी, और चाइल्ड केयर में भी ये हेल्प करता है। क्लियर है आपको? ये सब तो लॉजिक सी बातें हैं, है ना, मैंने कुछ भी ज्यादा नहीं कहा है। अब हम सबसे पहले पढ़ने हैं किसके बारे में? ओवेरी के बारे में। ओवेरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। फीमेल बॉडी का क्या है? ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट को, जिसको कहते हैं ओवम। और ये ओवम जब किसी भी स्पर्म के साथ मिलता है तो मैटिंग करता है। और साथ ही साथ इसके अलावा 7 ओवेरियन हार्मोन भी प्रेजेंट होते हैं, अभी ये सिक्रीट करता है। अगर ओवेरी की लेंथ की बात करो तो होता है 2 to 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक बात समझना, ये जो ओवेरी है ना, ये कनेक्ट किसके थ्रू होता है? कनेक्ट टू पेल्विक वॉल, है ना। ये जो है, एक मिनट, ये जो ओवेरी है ये किसके थ्रू कनेक्टेड है? तो पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होता है, और इसी पेल्विक वॉल के थ्रू एक लिगामेंट से कनेक्ट होता है यूटेरस भी। ध्यान समझना कि मैंने यहाँ दो चीज कहा है। पहली बात तो ओवेरी कनेक्ट किसके थ्रू होती है? पेल्विक वॉल के थ्रू, और पेल्विक वॉल से ही एक लिगामेंट के थ्रू यूटेरस अटैच होता है। क्लियर है? वेरी गुड। अब आते हैं
ओवेरी के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये जो ओवेरी होता है ये कवर्ड होता है एक थीन इपिथीलियम से, जो कि इसमें प्रेजेंट करता है विच इनक्लोजेस स्ट्रोमा, है ना। एक क्या होता है, ये कवर्ड किसके थ्रू कवर्ड है, तो एक थीन इपिथीलियम से कवर्ड होता है विच इनक्लोजेस स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का अंदर दो जोन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से जोन होते हैं, तो एक होता है पेरिफेरल जोन, एक होता है इनर जोन। पेरिफेरल में क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स, और इनर में प्रेजेंट होता है मेड्यूला। ये आपको याद रखना है। अब बात करना है हमें फैलोपियन ट्यूब के बारे में। देखो एक सीरीज के तरह जा रहे हैं ना, पहले ओवेरी को कंप्लीट किया, अब आते हैं फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो कि 10 to 12 सेंटीमीटर का ट्यूब होता है, और इसी ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। वो मैं बता दूं वो भी कहाँ होता है, तो उस एम्पुलरी रीजन में होता है। क्लियर है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, देखो फिम्बरे प्रेजेंट है होता है जो कि ओवम को कलेक्ट करेगा। फिर आता है इनफंडिबुलम जो कि एक फनल शेप का होता है जो ओवम को आगे भेजेगा, है ना। उसके बाद आता है एम्पुला, और ये इसी एम्पुला के अंदर ही क्या होता है, मैटिंग होता है दोनों, एक स्पर्म और एक ओवम के बीच मैटिंग वहीं पर होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहीं पर होता है। और एक उसके बाद आता है इस्थमस जो कि क्या करता है, ये यूटेरस से जाकर के ज्वाइन हो जाता है। और हमें पता है ये जो यूटेरस है कैसा कहाँ किससे थ्रू अटैच होता है, तो ये पेल्विक वॉल से अटैच होता है लिगामेंट के थ्रू। और दूसरी बात, ये यूटेरस जो है इसका शेप कैसा होता है, तो एक इन्वर्टेड पियर के शेप के जैसा होता है। अब हम बात कर रहे हैं यूटेरस की, तो यूटेरस के अंदर 3 वाल होते हैं जिसको हम कहते हैं यूटेराइन वाल। कौन कौन से लेयर होते हैं, एक्सटर्नल लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। एक्सटर्नल लेयर को हम कहते हैं पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर को कहते हैं मायोमेट्रियम, और इनर लेयर को कहते हैं एंडोमेट्रियम। देखो यहाँ पर आपको एक तुरंत मैं यही बता देता हूँ क्योंकि बार बार एक ही चीज को रिपीट करना अच्छी बात नहीं है। देखो एक्सटर्नल लेयर जो है पेरीमेट्रियम है या आउटर लेयर है, बस इतना याद रखना है ना। मिडिल लेयर जो है ये मायोमेट्रियम होता है, ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है जब बेबी का पार्चुरेशन करवाया जाता है। पार्चुरेशन का मतलब है डिलीवरी, है ना। जब बेबी की डिलीवरी होती है तो ये मायोमेट्रियम ही हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, हाईली कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा है इनर, इनर में क्या है, इंडोमेट्रियम है। इंडोमेट्रियम के अंदर ही फीटस का डेवलपमेंट होता है, मतलब जायगोट का डेवलपमेंट होता है, मतलब बेबी का डेवलपमेंट होता है इस इंडोमेट्रियम के अंदर। जब आप इसका फिगर देखोगे तो बहुत इजी समझोगे, है ना। इतना इतना कुछ जानकारी तो आपने ले लिया। अब आते हैं फिगर में। क्लियर। अब देखो यहाँ पर से क्या हुआ ना, इसने ये क्या किया, ये क्या है, ओवेरीज, ओवेरीज है ना। ये क्या करेंगी, ओवम बनाएगी, ओवम बनाएगी और कहाँ जाएगा, तो ये ओवम जो है ये बनाएगी और इस कहाँ जाएगा, इस इनफंडिबुलम से जाएगा जो कि फनल शेप का है। ये इनफंडिबुलम से जा रहा है ऊपर की ओर जाएगा, कहाँ, इस एम्पुला तक पहुंचेगा, है ना। देखो ये फिमरे है, कैसा है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं है। और ये फिमरे ने क्या किया, एक तरह से ओवम को क्या किया, कलेक्ट किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया। और ये ओवम को कलेक्ट करके कहाँ भेज रहा है, इस फनल शेप में भेज रहा है, इन फंडिबुलम में भेज रहा है आगे। और ये कहाँ तक आएगा, ये एम्पुलरी रीजन तक यहाँ आकर रुक जाएगा, यहाँ पर आके रुक जाएगा, है ना, यहाँ पर आके रुक जाएगा। तो अब बात करते हैं ये मैटिंग करेगा कैसे। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मेन का क्या हुआ, इंसेमिनेशन हुआ। इंसेमिनेशन हुआ मतलब ये स्पर्म जो है ये बॉडी, इस फीमेल बॉडी के वेजाइना में इंटर कर गया। अब ये इंटर कर गया, ये तो ये स्पर्म जो है मूव करेगा, इधर इधर यहाँ तक आएगा, यहाँ तक जाएगा, ऐसे जाते रहेगा। सिंपल सी बात, एक स्पर्म तो है नहीं, मिलियंस ऑफ स्पर्म निकलते हैं, लेकिन मैटिंग तो सिर्फ एक के साथ होने वाली है। और सिंपल सी बात है, मैंने बताया था स्पर्म में भी एक एक्रोसोम प्रेजेंट होता है जिससे पता होता है कहाँ जाकर के मैटिंग करनी है। तो सभी एक ही जगह जाएंगे मैटिंग करने के लिए जहां पर ओवम है। तो ये जा रहा है स्पर्म ओवम के पास, इस तरह जाएगा और यहाँ पर इसे ओवम मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसने क्या कर लेगा, मैटिंग कर लेगा। मैं हाईलाइट करता हूँ यहाँ पर कि ये जो है इसने यहाँ पर क्या कर लिया, इस रीजन पे क्या कर लिया, इस एम्पुलर रीजन पे जा करके मैटिंग कर लिया है ना। क्या कर लिया, यहाँ पर मैटिंग कर लिया। क्लियर है। अब मैटिंग करने के बाद देखो, अब यहाँ मैटिंग कर लिया, मैटिंग करने के बाद क्या होगा, अब फीटस का डेवलपमेंट भी तो होना है। यहाँ तो मतलब मैटिंग किया, मतलब क्या क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, तो यहाँ बेबी का डेवलपमेंट भी तो करना है। तो बेबी का डेवलपमेंट होगा इस यूटेरस के अंदर, है ना। ये ये देखो सिंपल सी बात है, ये यूटेराइन कैविटी है, यूटेराइन वॉल है। तो ये यूटेराइन वॉल है, तो इसके अंदर की जो प्रोसेस, ये जो है, ये हमने बताया था ना, यूटेरस के 3 वॉल होते हैं। कौन कौन से, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तो ये रहा, यहाँ पर आकर के बेबी का क्या होगा, इस डेवलपमेंट होगा। इस अंदर, यहाँ के अंदर में, यहाँ पर क्या हो रहा है, बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये कौन सा लेयर है,
इनर लेयर है, इनर लेयर का हमने नाम क्या रखा है, इंडोमेट्रियम। क्लियर है आपको यहाँ तक? यहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होगा, जो कि क्या करेगी, इसको अच्छे से रखेगी, है ना, यहाँ पर अच्छे से रखेगा। और ये मायोमेट्रियम ये ले जो है ये क्या करेगा, हाईली कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा। और ये पेरीमेट्रियम जो है ये आउटर लेयर है इस तरह का। यहाँ तक क्लियर है आपको? बस वही चीज मैंने यहाँ लिखा है जो आपको मैंने बताया है। बस आपको ये चीज याद रखना है कि इस मायोमेट्रियम जो होता है ये क्या करता है, बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है बेबी के डिलीवरी के टाइम, है ना। और एंडोमेट्रियम के अंदर बताते हैं, एंडोमेट्रियम के अंदर जो है साइक्लिक चेंजेस आते हैं। साइक्लिक चेंजेस क्यों आता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि हर 28 डेज में आता है फीमेल बॉडी में। देखो हमने तो बोल दिया ओवम बन गया, पर ओवम बनता कब है, बनता कैसे है, वो हमें नहीं पता। तो वो बनता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम ही, है ना। कब बनता है वो हम बात करेंगे, पर अभी वो टॉपिक आया नहीं है, तो थोड़ा देर वेट करो, सब्र का फल मीठा होता है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया की। एक्सटर्नल जेनेटिलिया का मतलब क्या है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया का मतलब क्या है, देखो देखो पीछे तो देखो। एक्सटर्नल जेनेटिलिया का मतलब है, अरे यार मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्या, मतलब है वेजाइना। नहीं लिखा है, सॉरी। चलो कोई बात नहीं, एक्सटर्नल जेनेटिलिया पे आते हैं, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, वेजाइना ही कहते हैं। इसके अंदर क्या है, चार चीजें हैं। मॉन्स प्यूबिस है, लिबिया मेजोरा है, लिबिया माइनोरा है, हाइमन है और क्लैटोरिस है। क्लियर है? क्या क्या है, मॉन्स प्यूबिस है, लाइबिया मेजोरा है, लाइबिया माइनोरा है, हाइमन है और क्लैटोरिस है। एक एक करके बात करेंगे। तो ये जो मॉन्स प्यूबिस होता है ना, ये बनता है किससे, कुशन ऑफ अ फैटी टिश्यू से। किससे कवर्ड होता है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू से कवर्ड होता है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये सब में एक ही जैसा नाम आपको लगेगा। क्लियर है? लिबिया मेजोरा जो है ये कवर्ड होता है फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू से। देखा मैंने कहा था ना, देखो वो है फैटी क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू, ये है फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू। और लिबिया माइनोरा होता है पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू से कवर्ड होता है, जो कहाँ होता है, तो लिबिया मेजोरा के अंदर होता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये नाम जो है कंफ्यूजन करेंगे आपको। तो एक दो बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, है ना। पर अगर आपको नहीं आता तो एक से दो बार लेक्चर जरूर देखना। तो अब बात करते हैं हाइमन की। तो हाइमन जो होता है ये पार्शियली कवर्ड करके रखता है ओपनिंग ऑफ वेजाइना। वेजाइना का जो ओपनिंग होता है उसको पार्शियली ये कवर्ड करके रखने का काम करता है। क्लाइटोरिसिस जो होता है ये एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि दो ये जो लिबिया माइनोरा होते हैं उसके अपर जंक्शन में प्रेजेंट होते हैं। अब इसका फिगर देखते हैं तो सब आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? देखो एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब कि क्या हमने बोला, वेजाइना, उसी को हम वल्वा भी कहते हैं। क्लियर है? देखो अब ये जो हेयर है ना, ये दिख रहे होंगे, इसको हम कहते हैं प्यूबिक हेयर। क्या कहते हैं, प्यूबिक हेयर कहते हैं। ठीक है, इस जगह पे प्रेजेंट होता है मॉन्स प्यूबिस। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, तो ये जो वेजाइना है इसके बगैर हम बाहर हमने क्या पढ़ना है भैया, मॉन्स प्यूबिस को देखना है, लिबिया मेजोरा लिबिया माइनोरा देखना है। और हमने बोला है लिबिया मेजोरा क्या है, किससे कवर्ड है, तो कुशन ऑफ फैटी टिश्यू से कवर्ड है। देखो ये रहा लिबिया मेजोरा, देखो ये रहा लिबिया मेजोरा, ये देखो ये आपको अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जो लेयर है ना, ये लेयर, इस लेयर को हम कहते हैं लिबिया मेजोरा, है ना। और इसके अंदर जो लेयर है, इस लेयर को हम क्या, ये जो लेयर है इसको हम कहते हैं लिबिया माइनोरा। ये जो लेयर है इसको कहते हैं लिबिया माइनोरा। और हमने कहा है लिबिया माइनोरा के जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है। तो ये जो देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं क्लाइटोरिस। क्लियर है? और देखो हमने क्या कहा था, इसका जो वेजाइना है इसका पार्शियली ओपनिंग जो होता है वो कौन करवाता है, तो हाइमन करवाता है। तो ये हाइमन जो है इस जगह पे प्रेजेंट होता है ना, इस जगह पे प्रेजेंट होता है। तो ये आपको डायग्राम के व्यू से क्लियर हो गया, है ना।
देखो फर्टिलाइजेशन तो मैंने पहले ही कह दिया है कि जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गेमेट का, जब मैटिंग करते हैं और यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे तो उस प्रोसेस को ही हमने क्या है फर्टिलाइजेशन। मतलब कि एक स्पर्म और एक ओवम मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन होता है, उससे जायगोट बनता है, ये सबको पता होता है। इतना सारा चीज मैंने यहाँ लिखा है, मैं बस आपको डायरेक्ट बताता हूँ। ये मैंने फ्लो भी बता दिया है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, सर्विक्स के अंदर होता है, सर्विक्स के भी सॉरी वेजाना के अंदर होता है, वेजाना में भी कहाँ होता है, एम्पुलरी रीजन में होता है। और हमें आपको पता है कि जो प्रोसेस फर्टिलाइजेशन होने के बाद का जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है, तो इस यूटेरस के अंदर होता है। उस यूटेरस के भी अंदर कहाँ, तो उस वाल के अंदर, यूटेराइन वाल के अंदर, यूटेराइन वाल के भी अंदर कौन सा वाल में, तो इंडोमेट्रियम में। ये आपको पता है, क्लियर बात है। बस आपको इतना बता दूं कि जब स्पर्म रिलीज होता है तो 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म प्रेजेंट निकल रिलीज होता है, पर उसमें से 40% स्पर्म ऐसे होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब कि वो मूव नहीं कर सकते हैं। मूव नहीं करेगा तो मतलब वो क्या है, वो अंदर जा नहीं पाएगा। अब वेजाइना के अंदर जा नहीं पाएगा तो वहीं डिजनरेट कर जाएंगे, तो वो मैटिंग करेगा ही नहीं। तो मतलब उस 200 मिलियन ऑफ स्पर्म में भी 60% स्पर्म ही जो है वो मैटिंग करने की क्षमता रखते हैं। पर वो भी 60, उसमें से 60% स्पर्म में से भी सिर्फ एक स्पर्म ही अंदर क्यों जा पाता है, क्यों स्पर्म जो है एक ही स्पर्म जो है वो मैटिंग करने के लिए ओवम के पास आता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि उतने सारे स्पर्म निकलते तो उतना सारे जाते क्यों नहीं है एक्चुअली, है ना। उससे पहली बात यह है कि स्पर्म तो देख लिए कि पहुंचता है, पर ओवम रिलीज कैसे होता है अब हमें वो जानना है ना। ओवम कैसे रिलीज होता है वो हमें जानना है। फीमेल बॉडी में ओवम बनता कब है, क्लियर है, वो अब हम देखते हैं। तो देखो वो अगर हमें ओवम कैसे बनना वो देखना है तो सबसे पहले बात करते हैं ऊगोनिया की। ये जो ऊगोनिया है, इस ऊगोनिया का क्या होता है, म्योसिस 1 और प्रोफेज 1 जब होता है तो ये यूगोनिया जो है ये कन्वर्ट होता है प्राइमरी oocyte में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस प्राइमरी oocyte के रुको एक मिनट, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। ये कलर ठीक है। देखो ये किस में टूट गया, ये प्राइमरी oocyte में टूट गया, है ना। अब ये प्राइमरी oocyte के सराउंडेड क्या होता है, एक ग्रेनुलोसा सेल प्रेजेंट होता है। कौन सा सेल प्रेजेंट होता है, ग्रेनुलोसा सेल से सराउंडेड होता है। यार ये ग्रेनुल देखो कुछ, ये जो मान लो ये प्राइमरी साइट है, इसके चारों तरफ कौन सराउंडेड है, तो ये ग्रेनुलोसा सेल सराउंडेड है इस तरह से, है ना। और ये सेलुलोसा सेल जो है वो क्या करेगा, आगे जा करके प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो बनेगा उस प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर भी क्या होगा, मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड थीका सेल। मतलब कि जो जो प्राइमरी फॉलिकल्स बना उसके ऊपर भी कौन सा सेल आएगा, तो ये जो है ग्रेनुलोसा सेल्स है वो प्रेजेंट होगा। साथ ही साथ थीका सेल भी आ जाएगा। अब कौन सा सेल आ गया एक्स्ट्रा, थीका सेल भी आ गया, है ना। तो थीका सेल के आते ही ये प्राइमरी फॉलिकल्स टूट जाएगा किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल्स में, क्लियर है। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल्स भी टूट जाएगा इसी तरह टर्सरी फॉलिकल्स में। तो टर्सरी फॉलिकल्स में जब टूटता है, टर्सरी फॉलिकल्स में जब टूट गया तो हम कहेंगे कि उस टाइम जो थीका की लेयर है, थीका लेयर हमने बोला ना ये थीका सेल्स हैं, तो ये थीका सेल्स भी जो होते हैं इसके अंदर दो लेयर आ जाता है। एक होता है थीका इंटरना, एक होता है थीका एक्सटर्ना। मतलब थीका का जो इनर, जैसे कि ये सेल है, मान लो थीका सेल है, इसके अंदर दो लेयर प्रेजेंट होता है, एक इंटरनल लेयर एक आउटर लेयर। तो क्या बोलते हैं, इनर लेयर को हम कहते हैं इंटरना और आउटर लेयर को हम कहेंगे एक्सटर्ना। तो थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना प्रेजेंट हो जाता है, जिसके मदद से ये जो प्राइमरी oocyte था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। और ये सेकेंडरी oocyte को ही अपन क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। तो देखो इस तरह से जाकर के ओवम बनता है। अब ये प्रोसेस कब होता है, तो ये जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना तब ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। ये जब मैं देखो यहाँ पर इस फिगर में हम देखेंगे तब हम समझ आएगा, लेकिन इस फिगर को समझाने के लिए मुझे ये सब कुछ बताना जरूरी है ना, इसीलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। डायरेक्ट का फिगर को नहीं समझ सकते हो। तो ये प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब वो हमें मिल चुका है। और इसमें क्या है, एंटरनम प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्या होता है, तो एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होता है, क्लियर है।
अभी तक तो हमने यहाँ देख लिया ना कि ये समय कौन चीज क्या मिल गया, तो सेकेंडरी oocyte हमें मिल चुका है। अब ये सेकेंडरी oocyte के बाद ये सेकेंडरी oocyte जो है वो क्या करेगा, देखो सेकेंडरी oocyte कब मिला, इस टर्सरी फॉलिकल्स के बाद। तो ये टर्सरी फॉलिकल्स अब आगे जा करके ग्राफियन फॉलिकल्स बनाएगा, क्या बनाएगा, ग्राफियन फॉलिकल्स बनाएगा। और इसी ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है, एक लेयर प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं जोना पेलुसिडा, है ना। इसी ग्राफियन फॉलिकल्स के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होता है कि जोना पेलुसिडा है, इस तरह का एक लेयर प्रेजेंट है जोना पेलुसिडा। और आपको याद होगा कि हमने क्या कहा था, एक स्पर्म और एक ओवम मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। तो हमने देखा स्पर्म तो पहले ही हमने देख लिया था कैसे बनता है, ओवम यहाँ पर देख लिया कि कैसे बनता है, सेकेंडरी सेट बन गया मतलब क्या, ओवम बन गया। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर ओवम प्रेजेंट है कुछ इस तरह, है ना, यहाँ पर ओवम प्रेजेंट है। अब इसे करनी है भैया मैटिंग। मैटिंग कब करेगा, जब स्पर्म आएगा। तो स्पर्म को आना होगा इस दीवार तोड़ के, और ये दीवार किसकी बनी है, जोना पेलुसिडा की बनी है। लेकिन जोना पेलुसिडा का कहना है कि ये एक बार में सिर्फ एक ही स्पर्म को एंट्री देगा, बाकी जैसे एक स्पर्म इंटर कर जाएगा ये तुरंत अपना गेट को क्लोज कर देगा, और गेट क्लोज होते ही जितने भी स्पर्म होंगे उसको बोलेगा तुम डीजनरेट हो जाओ वरना भाई मैं तुम्हें भगा दूंगा। तो स्पर्म डर जाता है और वो डीजनरेट कर जाता है। क्लियर है। जैसे कि आप मान लो अब ये इधर से मान लो कि जो मेल का स्पर्म आ रहा होगा, हो सकता है उसमें गैमेट कौन सा होगा, एक्स गैमेट होगा। तो फीमेल के पास भी जो ओवम बनी मान लो, हो सकता है उसमें भी एक्स गैमेट प्रेजेंट होगा। तो दोनों अगर मिलेगा तो क्या बनेगा, दो गैमेट अगर मिलते हैं तो एक क्रोमोसोम बनता है। याद होगा क्रोमोसोम बनता है दो गैमेट मिलने से। अगर आपको याद नहीं है तो आपने मेरा जेनेटिक्स वाला लेक्चर नहीं देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसमें कंफ्यूज होते रहोगे, है ना। तो प्लीज उसको पहले जाकर के देख लेना। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप अच्छे से जाके अगर देख लोगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर तो ये क्रोमोसोम क्या बन जाएगा, एक्स एक्स क्रोमोसोम, और हमें पता है एक्स एक्स क्रोमोसोम है मतलब लड़की ही मिलेगी। अगर मान लो ये स्पर्म जो आया उसमें कौन सा गैमेट हो, अगर वाई गैमेट हो, है ना, वाई गैमेट प्रेजेंट है, तो अगर ये और यहाँ पर एक्स प्रेजेंट है तो क्या मिल जाएगा हमें, एक्स और वाई क्रोमोसोम मिलेगा, एक्स वाई क्रोमोसोम मिलेगा। तो एक्स वाई क्रोमोसोम किसका होता है, मेल का होता है। तो मतलब डिपेंड किस पे करता है, हम मेल के गैमेट पे डिपेंड करता है कि कौन सा गैमेट जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है इस फीमेल गैमेट के साथ। क्लियर है। यहाँ तक तो क्लियर है ना कि जोना पेलसुडा ये क्या कर रहा है, एक ही स्पर्म को अंदर आने देती है। अगर वो स्पर्म अगर मोटाइल रहा तो मैटिंग कर लेगा, नहीं मोटाइल हुआ तो मैटिंग नहीं होगी। सिंपल सी बात है। मतलब वो प्रेगनेंसी होने के दो केसेस हैं। पहला, या तो स्पर्म यहाँ तक पहुंचे ही ना, तो अगर पहुंचेगा नहीं तो मैटिंग नहीं होगी, मैटिंग नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। और अगर पहुंच गया है तो वो स्पर्म होना चाहिए जो नन मोटाइल हो। नन मोटाइल स्पर्म होगा तो ऑब्वियसली डीजेनरेट कर जाएगा, जिसके कारण फिर से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब प्रेगनेंसी होने की चांसेस क्या है कि कोई भी एक जो कि स्पर्म आ जाए, मोटाइल स्पर्म यहाँ तक आ जाता है तो वो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन भी कर लेगा। फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। ये आपको याद रखना है ना। अब देखो ये जो ग्रेफियन फॉलिकल्स है ना, इसके अंदर तो ओवम भी प्रेजेंट है। क्लियर बात है, ओवम तो है और जेना पेलुसिडा भी प्रेजेंट है ना। लेकिन किसी कारण ये जो ग्रेफियन फॉलिकल्स है वो रफ्चर हो जाता है, टूट जाता है। और जब ये टूट जाता है तो ये कॉर्पस लूटियम को फॉर्म करता है ना, कॉर्पस लूटियम को फॉर्म करता है। और इसी कॉर्पस लूटियम जो है, ये कॉर्पस लूटियम बताता है कब प्रेगनेंसी होगी और कब प्रेगनेंसी नहीं होगी। और हमने रीजन तो मैंने पहले ही बता दिया है कि प्रेगनेंसी कब हो सकता है, तो जब गैमेट, जो कौन सा गैमेट आया हो, 60% वाला गैमेट आया हो, इन्वॉल्व हुआ फर्टिलाइजेशन में, जैसे कि हमने पहले यहाँ देखा था। मैंने बोला था ना ये 60% वाला सम, ये देखो है ना, इस लाइन को आप ध्यान से पढ़ते जा रहे हो तो मतलब आप कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। तो हो सकता है कि वो 60% वाला स्पर्म हो जिसके कारण मैटिंग कर लेगा। तो अगर मैटिंग कर लेगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। मेरे को बार बार ये रिपीट नहीं करना था पर मैं कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, और प्रेगनेंसी अगर होगी तो फीमेल बॉडी में कौन सा एंजाइम जो है वो ज्यादा रिलीज होगा, कौन सा हार्मोन जो है वो ज्यादा रिलीज होगा, तो वो इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है फीमेल बॉडी में प्रेगनेंसी होने के बाद। क्लियर है यहाँ तक। अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑब्वियसली डीजेनरेट हो जाएगा, वही चीज मैंने यहाँ लिखा है।
और वही चीज ये डायग्राम बताता है जो कि है मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम। यहाँ पर आपको बहुत पेचीदा लग रहा होगा, बहुत इजी लगेगा। देखो, हमें आपको अगर याद हो तो हमने अभी जस्ट बात किया था कि प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स, तब जाके हुआ मैच्योर बना। मैच्योर बनने के बाद ही क्या हुआ, उसको हमने कहा ग्रेफियन फॉलिकल्स, जैसा कि यहाँ पर सेम लिखा हुआ है ना। एक मिनट, कहाँ गया यार, पेन चेंज कर लेता हूँ, ये थोड़ा क्लियर विजिबल नहीं हो रहा। देखो, है ना, ये प्राइमरी फॉलिकल्स है, सेकेंडरी फॉलिकल्स है, टर्सरी फॉलिकल्स है, और ये है ना, ये इसी तरह ये मैच्योर हो गया फॉलिकल्स, तो हमने क्या किया, उसे ग्रेफियन फॉलिकल्स कहा। और ये तो ये जो फॉलिकुलर एज है, या फिर ये बोलो कि ये फॉलिकुलर फेज है ना। फॉलिकुलर फेज को हम क्या कहते हैं, या तो फॉलिकुलर फेज बोलेंगे या तो फिर बोलेंगे प्रोलीफेरेटिव फेज। क्लियर सी बात है, ये फॉलिक्यूल के फेज को ही क्या कहेंगे हम, फॉलिकुलर फेज या तो फिर प्रोलीफेरेटिव फेज। क्लियर सी बात है। अब हमने क्या कहा था, वहां कौन कौन प्रेजेंट है, जो ना पेलुसिडा प्रेजेंट होता है, वो हमने बात किया था। और उसके बाद हमने क्या कहा था कि ये जो ग्रेफियन फॉलिकल्स ये क्या करेगा, रप्चर करता है तो कॉर्पस लुटियम में टूटता है। तो देखो ये क्या हुआ, रप्चर हुआ, कब हुआ, 14वां डे में, है ना। देखो कब हो रहा है रप्चर, 14th डेज के अंदर। कब हो रहा है रप्चर, 14 डेज के अंदर ये रप्चर हो रहा है, ओव्यूलेशन का प्रोसेस कर रहा है, मतलब एक टूटेगा केस में, ओवम में टूटेगा, मतलब ओवम को यहाँ सेक्रेट कर रहा है। तो मतलब ओवम कब बनता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बनता है। और कब, कौन से टाइम पे बनता है, तो 14वां दिन में बनता है, 14th डेज में कंप्लीट हो जाता है। अब समझ में आया। अब वहां स्पर्म अगर इस टाइम पे 14th डे में अगर स्पर्म एंटर कर जाएगा, ओवम के पास चला जाएगा, तो क्या होगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। और प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो ये कुछ इस तरह का, देखो ये मोटा हल्का फूला दिख रहा है, इस तरह का शेप दिखेगा, जिससे हम बता सकते हैं कि प्रेगनेंसी हुई है। और प्रेगनेंसी नहीं होगी तो ये कुछ पतला सा दिखेगा। और एक्चुअली में ये है क्या, तो ये है कॉर्पस लूटियम, है, या और कोई नहीं, और क्या है, ये कॉर्पस लूटियम ही है। क्योंकि कॉर्पस लूटियम ही बता सकता है कि प्रेगनेंसी हुई है कि प्रेगनेंसी नहीं हुई है ना। ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा है ना, कॉर्पस लूटियम, ये बता सकता है कि प्रेगनेंसी कब होगी और कब नहीं होगी। क्लियर सी बात है। तो ये जो लूटियम फेज आ, ये तो है ना यहाँ पे कॉर्पस लूटियम, तो कॉर्पस लूटियम को हम कहते हैं लूटियल फेज। कौन सा फेज कहेंगे, लूटियल फेज, या फिर कहेंगे सिक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर प्रेगनेंसी हो जाएगी तो इसमें फीमेल बॉडी के अंदर जो भी प्रोजेस्टेरोन का लेवल है, जो भी एस्ट्रोजन का लेवल है, वो बढ़ जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं हार्मोन सीक्रेट करता है, इसलिए इसको हम सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। क्लियर सी बात है। अब यहाँ तो समझ आ गया होगा आपको। और ध्यान, अब एक चीज और बात है कि देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हार्मोन क्या है, एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन। एफएसएच हार्मोन जो है वो मेंटेन रख रहे हैं, ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर एलएच हार्मोन की देखो तो एलएच हार्मोन जो है वो 14th डे में बहुत ही ऊपर चला जाता है ना। तो 14th डे में ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि ये ओवम को बना रहा है। और ओवम के समय कांटेक्ट में अगर स्पर्म आ गया तो क्या कर लेगा, मैटिंग कर लेगा, और बताएगा कौन, कॉर्पस लूटियम बताएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब बताओ, ये क्वेश्चन का आंसर दो कि कॉर्पस लूटियम डेवलप्स फ्रॉम, कॉर्पस लूटियम कब बना था, तो इसका क्वेश्चन का आंसर तुरंत दो देखो कि ग्रेफियन फॉलिकल्स में बना था। याद है, ग्रेफियन फॉलिकल जब रफ्चर हुआ था तभी तो कॉर्पस लूटियम बना था, लूटियल फेस, याद होगा, अभी अभी जस्ट कंप्लीट किया। क्लियर है। फिर कह रहा है प्रोसेस बाय विच ग्रेफियन फॉलिकल्स आर फॉर्म इन द ओवेरी इज नोन एज। चलो चलो, इसका क्वेश्चन का आंसर आप तो फटाक से, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, बस 5 सेकंड का टाइम दूंगा, इसका आंसर आपको खुद बताना है। 1 2 3 4 एंड 5। अगर आपने दे दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब इसका मतलब है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो। और अगर नहीं दिया तो भी आप अच्छे से पढ़ रहे हो, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है कि आप नहीं दे पाते हो आंसर, है ना। अपने आप को कभी ऐसा मत समझो कि मैं अच्छा नहीं हूँ, और आपसे अच्छा कोई नहीं है, बस ये सोचो, है ना। देखो इसका आंसर है थर्ड, फॉलिक्यूलोजेनेसिस। क्लियर है।
देखो ये सारी की सारी वही बातें हैं जो मैंने आपको बताया है कि किस तरह स्पर्म जो है जोना पेलसुडा के कांटेक्ट में आता है, और है ना, किस तरह से फॉर्मेशन होता है, कैसे जायगोट बनता है। ये कुछ डायग्राम है, देखो डायग्राम से मदद से हम बता देते हैं, यहाँ क्लियर कर लेते हैं एक बार कि ये देखो ये ओवम है, ओवम बन चुका है, ओवम के ऊपर क्या है, जोना पाइलोसुडा प्रेजेंट है, यहाँ से क्या आ रहा है, स्पर्म आ रहा है। देख सकते हो कि ये 3 स्पर्म दिखाए गए हैं यहाँ पर, एक स्पर्म ये, एक स्पर्म ये है और एक ये है। तीनों में से देख सकते हो कि इंटर कौन क्या है, इंटर स्पर्म किया है ये वाला स्पर्म जो है ये ओवम के अंदर आ चुका है, मतलब जोना पाइलोसुडा को तोड़ करके ये अंदर आ गया। तो जैसे ही अंदर आया ये सबको क्या किया, ब्रेक कर दिया कि नहीं, इसको क्या कर रोक दिया ना, एक तरह से इसको रोक दिया कि भैया तुम अब अंदर नहीं जा सकता, एक अंदर आ चुका है, अब तुम अंदर नहीं जा सकते। अब यह स्पर्म मोटाइल है या नॉन मोटाइल है वो कौन बताएगा, तो कौन बताएगा, याद कर लो, अभी हम थोड़ी देर पहले किए थे ना, कौन बताएगा, यहाँ कॉर्पस लूटियम बताएगा। क्यों, क्योंकि उसी वही डिपेंड करता है कि बता सकता है कि कब प्रेगनेंसी होगी और कब नहीं होगी। तो प्रेगनेंसी तभी होगी जब मैटिंग हुई होगी। हाँ, तो अगर ये मोटाइल स्पर्म होगा, अच्छा स्पर्म होगा तो क्या कर लेगा, मैटिंग कर लेगा, और मैटिंग जैसे होगा तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो बता देगा, कौन बताएगा, कॉर्पस लूटियम बता देगा कि हाँ प्रेगनेंसी हो गई है, और कुछ साइक्लिक चेंजेस देखने को मिल जाएंगे फीमेल बॉडी के अंदर। यहाँ तक क्लियर है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है ना, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एक्चुअली ना ये डायग्राम जो है, इसका डायग्राम अगर आप देखना चाहो तो आप गूगल में भी देख सकते हो, पर अगर मैं डायरेक्ट डायग्राम दिखाता तो आप नहीं समझ सकते, और मेरे को डायग्राम यहाँ मिस हो गया है, तो मैं ये वो डायग्राम ना यहाँ बीच में डाल दे दूंगा, ठीक है, आप देख लेना, है ना। मैं मिस हो गया यार, याद से ही मिस हो गया, कोई बात, इसमें समझा देता हूँ, है ना। देखो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता कैसे है, तो जायगोट देखो हमें पता है ना कि मैट्रिक डिवीजन हुआ तो उससे क्या बन गया, जायगोट बना। जायगोट का कुछ स्ट्रक्चर देखो इस तरह का होता है ना, सिंगल है ये। इस जायगोट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो 2 डॉटर सेल बनते हैं। इससे जायगोट से क्या बनता है, आगे जाकर 2 डॉटर सेल बनते हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा, 2 डॉटर सेल देख सकते हो कि ये सेल और एक ये सेल है ना, 2 डॉटर सेल है, इसको हम कहते हैं ब्लास्टोमर। मतलब कि क्या है, 2 डॉटर सेल है तो हमने क्या कहा, एक ब्लास्टोमर। क्लियर है। लेकिन अब इस ऐसे ही 8 से 16 ब्लास्टोमर है ना, 8 to 16 ब्लास्टोमर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं मोर्यूला। क्या कहते हैं, मोर्यूला। ध्यान से समझो, एक जायगोट है, एक जायगोट से क्या बना, 2 डॉटर सेल बना, 2 डॉटर सेल को हमने क्या कहा, ब्लास्टोमर कहा। और 8 से 16 ब्लास्टोमर जब मिलते हैं तो क्या बोला कि एक मोर्यूला फॉर्म होता है। उस मोर्यूला के अंदर क्या होगा, कुछ उसका इनर सेल मास होगा और ट्रोपोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये दोनों जब मिलते हैं तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट कहता है कहाँ, सॉरी ब्लास्टोसिस्ट कहता है कहाँ होता है, तो ये होता है एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। तो ब्लास्टोसिस्ट कहाँ चल रहा है, ये प्रोसेस कहाँ चल रहा है, यूटेरस के एंडोमेट्रियम वाले वाल में। और आपको पता है मैंने इसलिए पहले ही बताया था कि बेबी का डेवलपमेंट कहाँ होता है, तो आप एंडोमेट्रियम में होता है, जो कि एक यूटेराइन वॉल है, इनर यूटेराइन वॉल है ना। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। क्लियर है। हाँ यार ये तो क्लियर ही होगा, क्यों नहीं होगा तो स्प्राइट पी लेना है ना। अब आता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में कुछ मेन चीज है वो मेरे को बताना है, इसलिए मैं आता हूँ। देखो एंडोमेट्रियम का जो वॉल है कुछ इस तरह का होता है, क्लियर है। और यहाँ पर हमें पता है क्या हो रहा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसे भी तो नीड्स है ना, कुछ तो खाने के लिए चाहिए। तो खाना कहाँ से मिलता है, जो उनकी मॉम है उसी के उनके थ्रू ही इसको खाना मिलता है। कैसे मिलता है, तो वो जो बेबी है वो अटैच किसके थ्रू होती है, कनेक्ट किसके थ्रू होता है, तो एक प्लाजेंटा के थ्रू वो फीमेल बॉडी से कनेक्ट होता है। क्लियर है। और इस प्लाजेंटा के थ्रू ही क्या जाता है, इस एम्ब्रियो तक खाना पहुंचता है, जो भी ये खाता है वो पहुंचता है ना, ताकि उसे जो भी नीड है वो पूरा कर सके और वो हेल्दी रहे, है ना। और इस प्लाजेंटा के बाहर क्या होता है, सॉरी इस ये जो एंडोमेट्रियम का वॉल है उसके बाहर एक विलाई प्रेजेंट होता है। उस विलाई को कहते हैं कॉर्निक विलाई, जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सेंस करके तुरंत फीमेल बॉडी को बताता है। आपको याद है तो थोड़ा मैंने बताया था कि फीमेल बॉडी में कुछ अगर प्रेगनेंसी होगी तो कुछ हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। जैसे कि क्या क्या होगा, तो एचसीजी होगा। एचसीजी मतलब कि ह्यूमन कॉर्निक
गोनाडोट्रोफिन, ये सारे के लेवल बढ़ जाएंगे। हो सकता है एचपीएल का लेवल बढ़ जाए, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोजन का लेवल बढ़ जाएगा, है ना। तो इस सब लेवल बढ़ जाएगा। हो सकता है कि वेरी रिलैक्सिंग हार्मोन्स को सिक्रेट करने लगे, जैसे कि एचसीजी, एचपीएल, है ना, रिलैक्सिंग हार्मोन को सिक्रेट करने लगेगा। क्यों रिलैक्सिंग हार्मोन को सिक्रेट क्यों करेगा? क्योंकि प्रेगनेंसी में पेन होती है, तो पेन को कंट्रोल करने के लिए बॉडी क्या करेगा, तुरंत सोचेगा कि कुछ हार्मोन सिक्रेट करते हैं ताकि क्या हो, उससे थोड़ा जो भी पेन है वो क्या हो, कम हो सके। इसलिए ऐसे ये हार्मोन्स को है फीमेल बॉडी जो है सिक्रेट करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्लियर है? इन एडिशन, during pregnancy, estrogen, progesterone, cortisol, PRL, thyroxine are also increase in maternal blood। देखो ये सारे के सारे चीज जो है क्या होते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम बढ़ जाते हैं, साथ ही साथ थायरोक्सिन भी बढ़ जाता है। थायरोक्सिन बढ़ता है क्यों? क्योंकि फीमेल बॉडी में क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम जो है ना ब्लड की कमी हो जाती है। ब्लड की कमी क्यों होती है? क्योंकि वो खाना सही से नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? तो फीटल का ग्रोथ में चला जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, इनकी थोड़ी ब्लड की कमी हो जाती है, लॉस हो जाता है। अगर ब्लड की लॉस हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, प्रेगनेंसी में दिक्कत होगी, पार्चुरेशन में दिक्कत आएगी, डिलीवरी के टाइम दिक्कत आएगी। तो है ना, फिर उनको फीमेल बॉडी को क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ब्लड चाहिए, है ना। जो कि कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है, तो दूसरे दूसरे का ब्लड भी इंजेक्ट करना पड़ जाता है ना। पर ऐसा नहीं कि जो ए पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव का ब्लड दे दो, ऐसा नहीं करते हैं। जो ब्लड ग्रुप होता है उसे वही ब्लड ग्रुप का ब्लड चाहिए होता है। ये तो आपको सबको पता होगा इतना, है ना। तो ब्लड कहाँ कहाँ लॉस होता है? दूसरा एक है फीटल ग्रोथ में, दूसरा मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं जो उसमें ब्लड का नुकसान होता है, तीसरा मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कुछ ब्लड का नुकसान हो जाता है। अब बात करो, ये सारे सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे सारे जो वर्ड्स लिखे गए हैं ना, सारे सारे बायोलॉजिकल टर्म में लिखे गए हैं, इसलिए थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा है। मैं बताता हूँ तो आपको कंफ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। जैसे कि पहला है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड को ही अपन प्रेगनेंसी पीरियड कहते हैं, जैसे कि कितने मंथ का होता है, तो 9 मंथ का होता है, ये सबको पता है। दूसरा है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब मैंने बार बार बताया है कि जब बच्चे का डिलीवरी होता है उस प्रोसेस को कहते हैं पार्चुरेशन। लेगेशन कहने का मतलब है जब बच्चे का डिलीवरी हो जाता है, डिलीवरी होने के बाद जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके मेमोरी ग्लैंड से मिल्क सीक्रेट होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं लैक्टेशन। और उस मिल्क में क्या होता है ना, एक उस मिल्क को हम कहते हैं कोलोस्ट्रम। फर्स्ट मिल्क को क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। और उस मिल्क में आईजीए प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को मदर मिल्क ही दिया जाए। जब अब बात करते हैं कि जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के प्रेगनेंसी पीरियड कितना है, 9 मंथ का होता है। तो जब फर्स्ट मंथ चलता होता है तो उस टाइम बेबी का क्या हो रहा है, हार्ट फॉर्म होता है। बेबी कहाँ रहता है, तो यूटेरस का इंडोमेट्रियम लेयर में रहता है, ये आपको याद रखना है ना। एंड ऑफ 2 मंथ, जब 2 मंथ कंप्लीट हो जाता है तो जो बच्चे का लिम्स होते हैं, है ना, जो भी फिंगर्स होते हैं, वो सारे के सारे फॉर्मेशन होने लगते हैं। बात करें जब एंड ऑफ 3rd मंथ या फिर जो बोलो 12th वीक, और इसी को 3rd मंथ को ही क्या कहते हैं, हम 1 ट्राइमेस्टर बोलते हैं। मतलब 3 मंथ कंप्लीट होता है तो हम ये कहते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर अपना कंप्लीट हो गया। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, जब होता है तो मेजर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होने लगता है ना। कुछ कुछ जो मेजर ऑर्गन्स है, जैसे कि लिम्स हो गया बच्चे का, एक्सटर्नल जेनिटिलिया हो गया, मतलब कि क्या पेनिस हो गया, तो ये सारे चीज का क्या होने लगता है, फॉर्मेशन होने लगता है। क्लियर है? अब बात करते हैं ड्यूरिंग 5 मंथ। जब 5 मंथ का हो जाता है तो बच्चे का पहला मूवमेंट होता है, तब मदर्स को फील होता है कि हाँ बच्चा जो है वो सेफ है। और उसको देखने के लिए क्या करते हैं, तो उसका सोनोग्राफी कराते हैं ना, जिसका वजह से वो देख सकते हैं कि बेबी का मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फर्स्ट मूवमेंट जो है वो 5 मंथ का होता है, 5 मंथ में होता है। और बात करें कि उसमें 5 मंथ के अंदर जो बेबी के हेड होते हैं उसमें हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं एंड ऑफ 6 मंथ, या फिर बोलो 24-24 वीक, या तो फिर बोलो सेकेंड ट्राइमेस्टर। जब सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट होता है तो फाइन हेयर्स आ जाते हैं हेड पे, आईलिड सेपरेट हो जाता है, आईलेसेस फॉर्म हो चुका होता है। तो ये सारी बात है। और जब 3rd ट्राइमेस्टर आएगा तो क्या होगा, बेबी का डिलीवरी होएगा, है ना। तो यह याद रखना है कि पीरियड में 9th मंथ का जो पीरियड होता है इसमें 3 ट्राइमेस्टर आते हैं। फर्स्ट में क्या होता है, सेकेंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, ये आपको याद रखना है। अब आपको यहाँ एक चीज समझनी है। याद है आपको मैंने कहा था कि इंडोमेट्रियम बेबी जो रहता है, मायोमेट्रियम क्या करता है, वो मायोमेट्रियम जो है वो क्या करता है,
यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, कब? डिलीवरी के टाइम। तो जैसे कि फीटस डेवलप हो चुका है, उसका डिलीवरी अगर करना है, थर्ड टाइमेस्टर आने वाला है, उसको डिलीवरी करने है तो कौन हेल्प करेगा? मायोमेट्रियम हेल्प करता है। मायोमेट्रियम क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा, ताकि उससे क्या हो? फीटल में इजेक्शन हो, है ना। और ये जो जो भी स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो जो है वो मायोमेट्रियम कैसे दे पाता है? क्योंकि उस मायोमेट्रियम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रेजेंट होता है। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो रिलीज कहाँ से होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, जो कि है ना, और जो कि ऑक्सीटोसिन ही मेन काम करता है कि वो उसे कॉन्ट्रैक्शन देने पे मजबूर कर देता है। मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन कौन दे रहा है? मायोमेट्रियम ही दे रहा है। पर क्यों दे रहा है? क्योंकि उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रेजेंट है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज कहाँ से हो रहा है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। अगर आपको याद हो तो मैंने एक चैप्टर बताया है, उसमें भी मैंने बताया है, सॉरी, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? अभी यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब बात करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका पार्चुरेशन हो जाएगा। अब इसका क्या, बच्चे के क्या होगा? पार्चुरेशन का टाइम आएगा, पार्चुरेशन यहाँ से हो जाएगा अच्छे से। क्लियर है? अब हमारा टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड, है ना, ये मेमोरी ग्लैंड थोड़ा सा टॉपिक, छोटा टॉपिक है पर इम्पोर्टेंट है। देखो मेमोरी ग्लैंड ना, मैं डायरेक्ट चाहूँ तो इस फिगर से बता सकता हूँ, पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा एक सिंपलेस्ट चार्ट बनाया हूँ, उसको चार्ट को याद रख लो, बहुत पूरा याद हो जाएगा। मेमोरी ग्लैंड जो है वो दो टाइप में बटे हैं। पहला है ग्लैंडुलर टिश्यू में, दूसरा है वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। मेमोरी ग्लैंड में बहुत ज्यादा फैट प्रेजेंट होता है, इस फैट के वजह से ही जो मिल्क है उसका फॉर्मेशन होता है एक्चुअली, है ना। तो ग्लैंडुलर टिश्यू में क्या हो रहा है? मिल्क का फॉर्मेशन होता है, और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट जो है ये एक तरह से मेमोरी ग्लैंड को सपोर्ट दे करके रखता है। अब मिल्क का फॉर्मेशन जो होता है वो होता कैसे है? तो देखो, ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो 15 to 20 मेमोरी लॉब्यूल्स में डिवाइड होता है, कन्वर्ट होता है, डिवाइड होता है, बोलो। अब 15 से 20 मेमोरी लॉब्यूल्स, ये जो लॉब्यूल्स हैं ये बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सेल्स को कंटेन करके रखते हैं, और फॉर्म करते हैं एल्व्यूलाई को। किसको? एल्व्यूलाई को। अब ये एल्व्यूलाई जो है आगे जाके क्या बनाएगा? तो आगे जाके बनाता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स। अब ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो है ये मेमोरी डक्ट से जाकर के ज्वाइन होगा, मेमोरी डक्ट फिर एम्पुला से ज्वाइन होगा, और एम्पुला जो होता है वो लैक्टिफेरस डक्ट से जाकर के कनेक्टेड हो जाता है, जिसके कारण मिल्क का फॉर्मेशन होता है। और वही चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये पॉइंट जो है उसके लिए है, ये जो डेफिनेशन है उसके लिए है, जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं इससे भी क्वेश्चन आता है, और नीट वाले तो डेफिनेशन का काम ही नहीं है, मैं जो बोला हूँ वो अब आपको याद है तो मतलब आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व आराम से कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी, है ना। अब देखो ये यहाँ पर हम डायग्राम से भी क्लियर कर लेते हैं। डायग्राम में एक चीज मैंने जो वहाँ पर इसमें नहीं बताई और मैं डायग्राम बताता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना रिब्स प्रेजेंट होता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है? रिब्स प्रेजेंट होता है, और दो रिब्स के बीच, है ना, दो रिब्स के बीच एक क्या होता है? मसल्स प्रेजेंट होते हैं। उस मसल्स का नाम है पेक्टोराइल्स, है ना, जो कि मेजर मसल का मसल होता है। मतलब यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब आते हैं, देखो ये क्या है? मेमोरी ग्लैंड है, ये दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है? लैक्टिफेरस डक्ट होता है, ये क्या है? ये लैक्टिफेरस डक्ट प्रेजेंट होता है यहाँ इस रीजन पर आपको ऐसे याद नहीं करना है। आपको मैंने क्या बोला? सबसे पहले क्या याद रखना है? मेमोरी लॉब्यूल्स, बहुत सारे मेमोरी, फिर मेमोरी लॉब्यूल्स जो है क्लस्टर ऑफ सेल बनाते हैं, क्या बना उसके बाद फॉर्म होता है, एल्वियोलाई से कनेक्टेड होते हैं। इससे आपको इजी होगा। देखो तो आप में क्या है? ये फैट है ना, ये फैट्स तो है ही। ये है मेमोरी लॉब्यूल्स, ये मेमोरी लॉब्यूल्स देखो ये रहा, बहुत सारे मेमोरी लॉब्यूल्स में टूटता है, और ये बहुत सारे मेमोरी लॉब्यूल्स जो है इस एल्वियोलाई से कनेक्टेड हैं। इस ये एल्वियोलाई जाके आगे जाके किससे कनेक्ट होगा? मेमोरी डक्ट से कनेक्टेड होता है, देखो इस तरह से कुछ है ना। और ये डक्ट आगे जाके किससे मिलेगा? ये एम्पुला से मिलेगा, और एम्पुला आगे जाके किससे मिलेगा? तो इस लैक्टिफेरस डक्ट से मिलता है, और ये लैक्टिफेरस डक्ट जो है आगे जाकर के इस निप्पल्स के थ्रू क्या हो जाएगा? मिल्क का फॉर्मेशन होने शुरू हो जाएगा, है ना। इस तरह से मिल्क जो है इस निप्पल के थ्रू बाहर आता है। यहाँ तक क्लियर है? यही चीज मैंने यहाँ भी लिखा है, कुछ भी चीज चेंज नहीं है ना। बहुत सारे एल्वियोलाई मिलकर क्या बनते हैं? एक मेमोरी ट्यूब्यूल्स बनाता है, मेमोरी डक्ट, फिर मेमोरी एम्पुला, उसके बाद फिर लैक्टिफेरस डक्ट, उसके बाद फिर निप्पल के थ्रू बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये चैप्टर होता है यहाँ फिनिश,
अब लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करनी है। क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन द स्पर्मेटिड रिमेन्स एसोसिएटेड विद। ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन कह रहा है लीडिंग सेल, कफर सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोरी सेल। देखो, अगर आपने अभी तक लेक्चर याद अभी तक अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको जरा सा भी इसमें जो है कंफ्यूजन नहीं आया होगा। देखो, लीडिंग सेल के बारे में हमने ज़्यादा बात किया था, पर हमने देखा था लीडिंग सेल क्या सेक्रेट करता है। अगर नहीं याद आ रहा है तो देखो याद यहाँ कर ही देता हूँ, क्योंकि 2 मिनट के लिए मैं आपको लोग कंफ्यूज क्यों हो। देखो, बताया था ना लीडिंग सेल क्या सेक्रेट प्रोड्यूस करता है, तो एंड्रोजन को प्रोड्यूस करता है ना। तो ये तो होने से रहा, तो लीडिंग सेल तो होगा नहीं, कपर सेल के बारे में हमने पढ़ा नहीं, स्पर्मेटोगोनिया हो नहीं सकता, तो बचा क्या? सर्टोरी सेल। तो आंसर तो यही होना है। लास्ट कह रहा है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एट। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ये तो बहुत ही इजी है, बहुत जन बोल देंगे डायरेक्ट वेजाइना। यार, वेजाइना सही आंसर नहीं है। वेजाइना के अंदर कहाँ होता है? आपको याद हो, वेजाइना के अंदर मैंने बताया था कहाँ होता है, तो एम्पुलरी रीजन फैलोपियन ट्यूब में होता है। और फैलोपियन ट्यूब में भी कहाँ? फैलोपियन ट्यूब का एम्पुलरी रीजन में। इसका राइट आंसर रहेगा एम्पुला। तो रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। रिप्रोडक्शन में कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट आपको आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं वहाँ जाके आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। तो कैसा लगा आपको ये रिप्रोडक्शन का चैप्टर? क्योंकि हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है और खास करके डायग्राम के साथ पढ़ा है, तो आपको याद रह गया होगा। बस मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो भी आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो डायग्राम को ज़्यादातर फोकस करें, क्योंकि डायग्राम अगर आपको याद हो जाता है ना, डायग्रामिक व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली। अगर आपको डायग्रामिक व्यू अगर आप याद कर लेते हो तो आप पूरा चैप्टर समझो तो सिर्फ डायग्राम पे ही डिपेंड था वो, है ना? जिस तरह हमने देखा, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, तो अगर दोनों को आप अच्छे से अगर देखो, तो अगर आप आपको अगर वो फिगर अगर आपको याद होता है तो आप पूरा क्लियर कर सकते हो, है ना? क्योंकि फिगर से ही रिलेटेड तो था सारा का सारा। नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ना एक्चुअली मैं इसी पे कवर करने वाला था, पर मैं छोड़ दिया क्योंकि आपको जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं नहीं चाहता था कि आप दोनों को पढ़ करके अभी कंफ्यूज हो जाओ। तो आज आप रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर लो, कल फिर मिलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, है ना? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो वीडियो होगा वो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर नए हो।